टू एवरीवन, दिस इज सुजीत सिंह और आज का जो टॉपिक है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। और बेसिकली हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5th को स्टडी कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5th को स्टडी कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है बच्चे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। ठीक है, तो बेसिकली हमने इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को स्टडी कर लिया है। आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में साथ इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से भी आपको कोर्स और क्लासेस की इंफॉर्मेशंस दी जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। तो बेसिकली लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है बच्चे, क्या पढ़ा था? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो डिस्क्राइब किया गया था, डिस्क्राइब्ड बाय थॉमस हॉन्ट मॉर्गन के थ्रू। किसके थ्रू? थॉमस हॉन्ट मॉर्गन के थ्रू। और इन्होंने एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म क्या था बच्चे यहाँ पर जो क्रॉस किया था, वो बेसिकली किसको लेकर के क्रॉस किया था? तो फ्रूट फ्लाई। ठीक है बच्चे, तो फ्रूट फ्लाई को बेसिकली हम क्या बोलते हैं? ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। ठीक है, ये बात सभी को क्लियर है? तो बेसिकली थॉमस हॉन्ट मॉर्गन साहब ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में फ्रूट फ्लाई को लेकर के क्या परफॉर्म किया था? डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब ये है बच्चे कि इन्होंने 2 ट्रेट को सेलेक्ट किया था। और वो ट्रेट क्या थे बच्चे? तो ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर की बॉडी का कलर और साथ में आई का कलर। तो वो 2 ट्रेट कौन से थे? इन्होंने 2 ट्रेट को कंसिडर किया था। और वो 2 ट्रेट कौन कौन से थे बच्चे? पहला ट्रेट था बॉडी कलर। ठीक है, दूसरा ट्रेट क्या था बच्चे? आई का कलर। तो यहां पर जब क्रॉस किया थॉमस हॉन्ट मॉर्गन साहब ने, डाई हाइब्रिड क्रॉस किया, तो यहां पर भी जो रेशियो जनरेट हो रहा था वो क्या हो रहा था? 9:3:3:1। और यही रेशियो को टीएच थॉमस हॉन्ट मॉर्गन साहब ने रिलेट किया लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन से। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लिंकेज को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। तो अभी तक आपने ये समझा कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में थॉमस हॉन्ट मॉर्गन साहब ने फ्रूट फ्लाई को लेकर के और फ्रूट फ्लाई के 2 ट्रेट को कंसिडर किया इन्होंने और इसको आपस में क्या किया? क्रॉस किया। तो बेसिकली ये जो है ये मेल है और ये क्या है बच्चे? फीमेल पार्ट है। ठीक है, अब फीमेल पार्ट के अगर आप फीमेल पार्ट के दोनों ट्रेट को देखो तो इनके बॉडी का कलर कैसा है बच्चे? येलो बॉडी है। और साथ में इनका कलर कैसा है? आई का कलर। तो इस साथ में इनका क्या है बच्चे? वाइट आई। और अगर हम मेल को देखें तो मेल का जो बॉडी का कलर है बेसिकली क्या है बच्चे? ब्राउन बॉडी है। और इनके आई का कलर कैसा है? तो रेड आई का क्या है बच्चे? कलर है। ये बात सभी को क्लियर है? अब इन्होंने क्या किया? थॉमस हॉन्ट मॉर्गन साहब ने क्या किया? बेसिकली इन दोनों ट्रेट को लेकर के क्या किया? डाई हाइब्रिड क्रॉस किया। जब डाई हाइब्रिड क्रॉस किया तो यहां से जनरेट हुआ F1 प्रोजनी। और F1 प्रोजनी को फर्दर इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक बात बोला, थॉमस हॉन्ट मॉर्गन साहब ने एक बात बोली और इन्होंने बोला कि जो जीन्स का सेग्रीगेशन हो रहा है, इन्होंने ये ऑब्जर्व किया। मीन्स थॉमस हॉन्ट मॉर्गन साहब ने ऑब्जर्व किया, ही ऑब्जर्व दैट द two genes did not segregate, did not independently ठीक है, ऑफ
each other means थॉमस हॉर्न मॉर्गन साहब ने बेसिकली थॉमस हॉर्न मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर के दो ट्रेट को कंसिडर किया, बॉडी के और आई के कलर को। ठीक है, इनको जब आपस में क्रॉस किया और क्रॉस करने के बाद इन्होंने F1 प्रोजेनी को फर्दर सेल्फ क्रॉस किया गया, तो इन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व किया। आप कह सकते हैं कि इसके बाद जो F2 जनरेशन था, F2 आप कह सकते हैं एंड द F2 रेशियो deviated very significantly from 9:3:3:1। ठीक है, अब देखो होगा क्या, यहीं से एक टर्म आता है लिंकेज का। ठीक है, यहीं से एक टर्म आता है क्या बच्चे, लिंकेज का। थॉमस हॉर्न मॉर्गन साहब ने ये बोला कि जब दो जीन एक ही क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड हों, जब दो जीन्स एक ही क्रोमोसोम्स पर लोकेटेड हों, फॉर एग्जांपल सपोज अगर मैं इस चीज़ को डायग्राम से अंडरस्टैंड करूं, तो अगर एक ही क्रोमोसोम्स पर दो जीन्स लोकेटेड हों और उन जीन्स के बीच का डिस्टेंस अगर बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर कोई कैपिटल R जीन है और यहाँ पर कोई कैपिटल T जीन है, तो इन दोनों जीन के बीच का डिस्टेंस ये डिसाइड करेगा कि ये जो है सेग्रीगेट होंगी या सेग्रीगेट नहीं होंगी। ठीक है, और अगर इनके बीच का डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल अगर इनके बीच का, अगर ये जीन्स कैपिटल R और T के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, इट मीन्स both the gene are tightly associated with each other, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा टाइटली एसोसिएटेड रहेंगे। एंड फॉर एग्जाम्पल अगर फॉर एग्जाम्पल सपोज ये एक मैटरनल क्रोमोसोम है और ये एक पैटर्नल क्रोमोसोम है। सपोज अगर मैटरनल क्रोमोसोम्स पर, ये इनकी रिसेसिव फॉर्म है बच्चे, सपोज मैटरनल क्रोमोसोम्स पर दो ऐसे जीन्स प्रेजेंट हैं, सपोज ये कैपिटल D है और यहाँ पर प्रेजेंट है बेसिकली F जीन। तो अगर यहाँ पर D और F के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, मीन्स डिस्टेंस क्या है, ये मैक्सिमम, ये डिस्टेंस क्या है बच्चे, मिनिमम। तो अगर दो जीन के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो वो जीन्स एक दूसरे से लूजली अटैच्ड होंगे, और ये आसानी से क्या होंगी, इजी वे में क्या हो जाएंगे बच्चे, सेग्रीगेट हो जाएंगे। बस समझ में आ रहा है, मीन्स जब जीन्स के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है वो एक दूसरे से बहुत टाइटली एसोसिएटेड रहेंगी, और जब टाइटली एसोसिएटेड रहेंगी तो उन जीन्स का सेग्रीगेशंस बहुत आसानी से नहीं होगा। और अगर इनके जीन के बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम है या आप कह सकते हैं ज़्यादा है, तो ये जीन्स आपस में लूजली एसोसिएटेड रहेंगी और ये आसानी से गैमेट्स के फॉर्म में क्या हो जाएंगी, सेग्रीगेट हो जाएंगी। ये बात समझ में आ रहा है। इसी चीज़ को मेंडल साहब ने अपने वर्ड्स में बोला कि जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, जो डाई हाइब्रिड क्रॉस में बेसिकली जो जीन्स का सेग्रीगेशन हो रहा है, इस चीज़ को इन्होंने बोला इफ टू जीन situated on the same chromosome means, ये कैपिटल R और कैपिटल T वाले की बात कर रहे हैं। If two genes are situated on the same chromosome, then
proportion of parental type combination is more as compared to non parental type of combination। ठीक है, और इसी चीज को इन्होंने जब इस चीज को डिफाइन किया कि जब दो जीन एक ही क्रोमोसोम्स पर सिचुएटेड हों तो उन का जो कॉम्बिनेशन है ज्यादातर किसकी तरह होगा, पैरेंटल टाइप का। इसी को इन्होंने डिफाइन किया, दिस इज ड्यू टू फिजिकल एसोसिएशन, या मोर कॉमनली हम आज के टर्म में बोलते हैं लिंकेज। ठीक है, अब देखो, जब भी एक ही क्रोमोसोम्स पर बहुत सारे जीन्स जब प्रेजेंट होते हैं तो इनको हम बोलते हैं, इस क्लस्टर ऑफ जीन्स को बोलते हैं लिंक्ड जीन। क्या बोलते हैं, लिंक्ड जीन। चलिए इस चीज़ को हम थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। देखिए, अगर यहाँ पर जो बात की जा रही है, यहाँ पर केस क्रॉस ए और क्रॉस बी, दो क्रॉसेस करके दिखाए गए हैं और इसमें इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया गया है पैरेंटल टाइप का। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें कि क्रॉस ए में जो जीन है वो Y और W है, तो Y और W के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही क्या है, मिनिमम है। जब ये मिनिमम डिस्टेंस पर एक ही क्रोमोसोम्स पर एसोसिएटेड हैं तो ये बहुत ज़्यादा क्या होंगी, टाइटली एसोसिएटेड होंगी। ये बहुत, अगर इनके बीच का Y और W के बीच का डिस्टेंस मिनिमम है तो ये कैसी होंगी, टाइटली एसोसिएटेड होंगी। और इसी बात को T.H. हॉन्ट मॉर्गन साहब ने बोला कि जब इससे बनने वाली प्रोजनी, जब इससे बनने वाली F1 जनरेशन को फर्दर F2 जनरेशन में क्रॉस किया गया तो फाइनली उन्होंने देखा कि ज़्यादातर प्रोजनी किसकी तरह बन रही हैं, पैरेंटल टाइप की तरह बन रही हैं। बहुत कम ऐसी प्रोजनी हैं जो रिकॉम्बिनेंट टाइप की हैं। रिकॉम्बिनेंट टाइप को आप इस तरीके से समझ सकते हैं बच्चे कि जो फिनोटिपिक रेशियो आया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, जिसको हमने पढ़ा 9:3:3:1, जिसमें 9 और 1 तो हैं किसकी तरह, पैरेंटल टाइप की तरह। ये किसकी तरह हैं, पैरेंटल टाइप की तरह। और ये जो 3 हैं किसकी तरह हैं बच्चे, तो रिकॉम्बिनेंट टाइप की प्रोजनी है। बात समझ में आया। इसी चीज़ को यहाँ पर थॉमस हॉन्ट मॉर्गन साहब ने डिस्क्राइब किया था कि जब दो जीन एक ही क्रोमोसोम्स पर बहुत पास सिचुएटेड हैं तो ज़्यादातर जो प्रोजनी बनेगी किसकी तरह बनेगी, पैरेंटल टाइप की तरह बनेगी। बात समझ में आ रहा है। तो अगर मैं इस डायग्राम को रिलेट करूं कि Y और W जीन के बीच का डिस्टेंस बहुत क्या है, बहुत कम है, तो ये जीन्स आपस में बहुत टाइटली एसोसिएटेड होंगी और ये रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। ठीक है, तो देखो, जब भी हम किसी क्रोमोसोम्स की बात करते हैं तो हमने देखा कि बेसिकली ये सपोज एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। सपोज, चलिए हम इसको ड्रॉ करते हैं। बेसिकली ये क्या है, एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और इस क्रोमोसोम्स का ये सेंट्रोमियर वाला पार्ट हो गया और इस क्रोमोसोम्स पर बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट हैं। सपोज PQRST, ये सभी जीन्स हैं। ये सभी जीन्स एक ही क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट हैं, इसलिए इन सभी जीन्स को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज लिंक्ड जीन। और इन सभी जीन्स के बीच में एक इंटरेक्शन होगा जिससे हम बोलेंगे लिंकेज। बात समझ में आ रही है। अब देखो,
P और Q के बीच का डिस्टेंस बहुत कम है, तो P और Q जो हैं जीन आपस में बहुत ज़्यादा टाइटली एसोसिएटेड रहेंगे और ये आसानी से सेग्रीगेट नहीं होंगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ P और T के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो P और T आपस में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होने की वजह से इनके बीच का जो इंट्रैक्शन है वो बहुत लूजली होगा, तो ज़्यादातर यहाँ पर कैसी प्रोजनी बनेगी, रिकॉम्बिनेंट टाइप की प्रोजनी बनेगी। ठीक है, अब देखो क्रॉस बी में अगर आप देखो, नोटिस करो बच्चे यहाँ पर, तो क्रॉस बी का सिचुएशन जो है, ये W और M के बीच का डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा होने की वजह से ये जीन्स कैसे लोकेटेड होंगी, लूजली होंगी, लूजली एसोसिएटेड होंगी। तो इस केस में, क्रॉस बी के केस में आप देखो कि जब ये लूजली एसोसिएटेड होंगी, एक ही क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं बट ये लूजली एसोसिएटेड हैं एक दूसरे के साथ, तो यहाँ पर जब गैमीट्स फॉर्म हुए और गैमीट्स फॉर्म होने के बाद जब F1 जनरेशन का फिर से सेल्फिंग किया गया, तो आपने ये देखा कि बनने वाली जो प्रोजनी है इसमें पेरेंटल टाइप कम मिल रही है और रिकॉम्बिनेंट टाइप क्या हो रही हैं, ज़्यादा हो रही हैं। तो जब जीन के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो वो जीन्स एक दूसरे से लूजली अटैच्ड हैं और वो आसानी से सेग्रीगेट हो सकती हैं। तो एक बात समझ में आया कि जो जीन आपस में लूजली एसोसिएटेड हैं उसी जीन का आसानी से क्या होता है, सेग्रीगेशन होता है। बात समझ में आ रही है। अब देखो होगा क्या, यहाँ पर क्रॉस ए और क्रॉस बी को कंपेयर करो तो मेजर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि जब जीन के बीच का डिस्टेंस कम तो ज़्यादातर प्रोजनी कैसी बनेगी, पेरेंटल टाइप, और अगर दो जीन के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा तो वहाँ पर पेरेंटल टाइप भी बनेगी, रिकॉम्बिनेंट टाइप भी बनेगी, लेकिन इनका प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, पेरेंटल टाइप ओवरऑल ज़्यादा रहेगी लेकिन रिकॉम्बिनेंट प्रोजनी का भी रेशियो क्या हो जाएगा बच्चे, बढ़ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, अब चलो रिकॉम्बिनेशन को हम एक थोड़ा सा बता देते हैं कि रिकॉम्बिनेशन बेसिकली होता क्या है और इसको हम किस तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, अब देखो होगा क्या कि आपके पास सपोज एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, सपोज आपके पास क्या है, एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक मैटरनल क्रोमोसोम और एक पैटर्नल क्रोमोसोम्स को हमने ड्रॉ किया। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है बच्चे, ये आपका सेंट्रोमियर हो गया, ये क्या हो गया बच्चे, सेंट्रोमियर हो गया, सेंट्रोमियर। सपोज ये एक मैटरनल क्रोमोसोम है, ये एक पैटर्नल क्रोमोसोम है और हम क्रोमोसोम नंबर 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, 2n 2c। लेकिन जैसे ही ये सेट आपका कहाँ जाएगा बच्चे, बेसिकली जब डीएनए की सिंथेसिस प्रोसेस में जाएगा, मींस एस फेज ऑफ सेल साइकिल में जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। और आप जानते हैं कि बेसिकली होगा क्या कि यहाँ पर डीएनए कंटेंट क्या हो जाएगा, जस्ट अपने आप को रेप्लिकेट कर लेगा और रेप्लिकेट करने के बाद ये स्ट्रैंड भी क्या हो जाएगी, रेप्लिकेट हो जाएगी। और रेप्लिकेट क्रोमोसोम्स ने अपने आप कॉपी को क्या कर लिया, जस्ट डबल कर लिया। तो जो क्रोमोसोम्स 2n 2c था, अब उसको वो क्या हो जाएगा बच्चे, अब वो हो जाएगा 2n 4c। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2n 4c। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर कैपिटल R, यहाँ पर कैपिटल S, यहाँ पर कैपिटल T और यहाँ पर कैपिटल सपोज O जीन है, तो यहाँ पर रेसेसिव फॉर्म का होगा। ठीक है, क्योंकि एलील की अल्टरनेट कॉपी है, तो यहाँ पर स्मॉल r, स्मॉल s, स्मॉल t और स्मॉल। ठीक है, अब देखो होगा क्या बच्चे कि यहाँ पर पहले तो क्या जीन्स प्रेजेंट थे, पहले जीन प्रेजेंट थे कैपिटल R, कैपिटल S, T, O। तो जब रेप्लिकेट हुए तो भी यहाँ पर कैपिटल R, कैपिटल S, T और O आएगा। साथ में यहाँ पर पेरेंटल टाइप में R था, S है, T है और क्या बच्चे, O है। तो जब रेप्लिकेट होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, स्मॉल r, यहाँ पे क्या बनेगा, स्मॉल s, यहाँ पर क्या बनेगा, स्मॉल d और यहाँ पर क्या बनेगा, स्मॉल o। अब देखो होगा क्या कि जब अगले स्टेप्स में रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस होगा, मीन्स दोनों यहाँ पर जब रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस होगा, अब क्या होगा बच्चे, रिकॉम्बिनेशन का जब प्रोसेस होगा
तो आप ये देखोगे कि रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस होने के बाद, ये डायग्राम मैं यहाँ पे बना देता हूँ बच्चे। तो बेसिकली रिकॉम्बिनेशन का जब प्रोसेस होगा तो आप देखोगे कि यहाँ पर स्ट्रैंड्स जो है नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो हैं, ये दोनों स्ट्रैंड्स क्या हैं आपस में, सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गई। ये आपस में क्या है बच्चे, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। लेकिन अगर मैं इस दोनों स्ट्रैंड्स की बात करूं तो ये कैसी स्ट्रैंड है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, इस चीज़ को हम रिप्रोडक्शंस में और डिटेल में पढ़ेंगे। बस आप इतना जानो कि जो रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस होता है वो हमेशा बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होता है। किसके बीच में होता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होता है। ठीक है, अब देखो होगा क्या बच्चे कि यहाँ पर बेसिकली सेंट्रोमियर था। अब होगा क्या यहाँ पर कि जो क्रोमोसोम्स सिस्टर क्रोमैटिड्स थी उनके बीच में क्या हो गया, रिकॉम्बिनेशन हो गया। और इसी पॉइंट को हम बोलते हैं, इसी पॉइंट को हम बोल देते हैं क्या बच्चे, हॉलिडे जंक्शन। इसी को हम क्या बोल देते हैं, हॉलिडे जंक्शन। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो जीन्स प्रेजेंट थे, यहाँ पर जो जीन्स प्रेजेंट थे, ये आपका कैपिटल आर, एस कैपिटल एस, टी कैपिटल टी, और यहाँ पर ओ। लेकिन रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होने की वजह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्मॉल ओ। ठीक है, और यहाँ पर है जो बच्चे, यह आपका आ जाएगा स्मॉल आर, स्मॉल एस, स्मॉल टी। लेकिन यहाँ पर क्या था, स्मॉल ओ और स्मॉल कैपिटल ओ। बात समझ में आ रही है। तो ये क्या हुआ, रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस हुआ। तो रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी जो है वो बेसिकली हम इसी को बोलते हैं कि यहाँ पर जीन्स का क्या हो रहा है, सेग्रीगेशंस हो रहा है। ठीक है, ऐसी प्रोजेनी मिली जो हमारे पेरेंटल टाइप में इस तरह की प्रोजेनी प्रेजेंट नहीं थी। ठीक है, तो एक बार आप इस पूरे वीडियो लेक्चर्स को फिर से देखना। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है टॉपिक, बट आपको समझ में आएगा। ओवरऑल माइंड में आप ये बात हमेशा रखना कि जब दो जीन्स एक ही क्रोमोसोम्स पर बहुत नियर बाई प्रेजेंट होती हैं, उनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम होता है, तो वो जीन्स आपस में बहुत टाइटली एसोसिएटेड होती हैं। और जब टाइटली एसोसिएटेड होंगी तो वहाँ पर रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी टाइप जो है वो बहुत कम बनेगी। और जब जीन के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा, तो वहाँ पर रिकॉम्बिनेंट प्रोजेनी बनने का चांसेस ज़्यादा होगा। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच टू ऑल माई लवली ऑडियंस। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत सारा इम्पॉर्टेंट कंटेंट मिलने वाला है। थैंक यू।